आपके पाठ्यक्रम की जो अगली कविता है वो है विकल्प, और इस विकल्प कविता के कवि हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी इस समय हिंदी साहित्य के समकालीन कवियों में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उनकी बहुत सारी कविताओं की पंक्तियां आप लोगों को याद होंगी, भले ही न याद हो कि ये कविता किसकी है, लेकिन राजेश जोशी ने बहुत सारी कविताएं लिखी और अ, हिंदी समकालीन कवियों में बहुत बड़े कवि के रूप में उभरे हैं। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। किस्सा कुताह उनका उपन्यास है। समर गाथा एक लंबी कविता के साथ ही 5 कविता संग्रह उनके हैं। एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी, धूप घड़ी, गेंद निराली मीठू की बच्चों के लिए कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस का नाई बच्चों का नाटक है। सोमवार और अन्य कहानियां तथा कपिल का पेड़ कहानी संग्रह है। जादू जंगल, अच्छे आदमी, तुम सआदत हसन मंटो हो, पासे, सपना, मेरा यही सखी, हमें जवाब चाहिए नाटक, एक कवि की नोटबुक तथा कवि की दूसरी नोटबुक, समकालीन समकालीनता और साहित्य, आलोचनात्मक टिप्पणियों का उनका संग्रह। पतलून पहना बादल, भूमिका कल्पतरुय और कविताओं का अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया है। बहुत सारा अनुवाद कार्य राजेश जोशी जी के द्वारा हुआ है। इसी पत्रिका का कुछ वर्ष तक उन्होंने प्रकाशन एवं संपादन भी किया है। नया पथ के निराला शताब्दी अंक के साथ ही 5 अंक तथा वर्तमान साहित्य के कविता विशेषांक का संपादन राजेश जोशी ने किया। त्रिलोचन की कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन, नागार्जुन संचयन, शरद बिल्लौरे का कविता संग्रह तय तो यही हुआ था तथा नाटक अमरू का कुर्ता का संपादन भी राजेश जोशी ने किया। राजेश जोशी को जो पुरस्कार मिले उसमें साहित्य अकादमी सम्मान 2002, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, पहल सम्मान, शमशेर सम्मान, मुक्तिबोध सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा शिखर सम्मान शामिल हैं। बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हुए हैं राजेश जोशी। उनकी कविताएं हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं, जो हम सामान्य तौर पे अपने आसपास घटित होते देखते हैं। उन्हीं चीजों को बड़ी सहजता और बड़ी सरलता से वे उठाते हैं और कविता के बिंब के रूप में उसे इतना अधिक विस्तार देते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी के नाते हम लोग चमत्कृत हो जाते हैं कि एक छोटे से विषय को किस तरह उसका वितान इतना बड़ा जो है बन सकता है। यह सीखना हो तो राजेश जोशी से सीखा जा सकता है। उनकी कविताओं का जो संदेश होता है वो समाजोपयोगी होता है। वो कहीं ना कहीं समाज में जो एक तरह से लोगों को हाशिए पे कर देने वाली चीज है, लोगों को मुख्यधारा से काट देने वाली चीज है, नियमों और नैतिकताओं संवेदनाओं के विरुद्ध चली जाने वाली चालों का एक तरह से उनका प्रतिरोध करने वाला जो स्वर है वह स्वर राजेश जोशी का है, जो उनकी कविताओं में बार बार दिखाई देता है, निरंतर दिखाई देता है। ऐसे ही एक बड़े कवि के रूप में हम आज राजेश जोशी को जानते हैं और उनकी कविता विकल्प जो आपके पाठ्यक्रम में है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। कविता इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने पुस्तक से ही क्रॉप करके लगा दिया है, आप देखें। विकल्प का मतलब तो आप समझते हैं ना। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑप्शन क्या है। और विकल्प कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हमारे जीवन में विकल्प ना हो तो जीवन कितना नीरस और कितना मुर्दा हो जाएगा, ये हम समझ सकते हैं। जीवन की जितनी गति है, जितने रंग हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि लाइफ इज नथिंग बट द सिलेक्शन बिटवीन चॉइसेस। आपके पास जो चॉइस है, आपके पास जो विकल्प है, उनके बीच में से सेलेक्ट करना, यही जो है जीवन है। वैसे चॉइसेस और विकल्प में भी अंतर। चॉइस मतलब होती है बहुत सारी चॉइस और विकल्प लेकिन तय कर दिया जाता है, यह या तो यह। लेकिन विकल्प से बड़ी चीज होती है चॉइस। लेकिन अर्थ यहाँ पे कुछ उसी संदर्भ में है कि आपके पास विकल्प क्या है।
तो जैसे मैंने कहा ना कि जीवन कुछ नहीं है, विकल्पों के बीच से चयन का निर्णय है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और उसमें से किसी एक को आपको का चयन करना है। लेकिन ये अगर ये आपके पास ये विकल्प ही खत्म कर दिए जाएं, जो है वही खाना है या जो है वही पहनना है, जो है वही पढ़ना है, तो जीवन का पूरा रस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो विकल्प एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसी विकल्प को लेकर राजेश जोशी कविता लिख रहे हैं। देखिए, संकट बढ़ रहा है, छोटे छोटे खेत अब नहीं दिखेंगे इस धरती पर, कॉरपोरेट आ रहे हैं, कॉरपोरेट आ रहे हैं, सौंप दो उन्हें अपनी छोटी छोटी जमीनें, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती छीन लेंगे वे, कॉरपोरेट आ रहे हैं, जमीन सौंप देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं तुम्हारे पास। आज के समय में किसानों का मुद्दा बड़ा गंभीर हो गया है, किसानों का संकट बहुत बड़ा गंभीर हो गया है और खेती किसानी अब लाभ का व्यवसाय नहीं रह गया, वह नुकसान का व्यवसाय हो गया है। और नुकसान छोटी छोटी जमीनों में से जुड़ा हुआ किसान जब अपनी जमीन पे मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत के बराबर का अनाज नहीं मिलता या उसका उसकी मेहनत के बराबर का मूल्य नहीं मिलता, तो वो अंदर से टूटता जाता है। गरीबी, लाचारी और दूसरी समस्याएं उसे परेशान किए हुए रहती हैं। ऐसे में जो कॉरपोरेट घराने हैं, बहुत बड़े बड़े पूजी पतियों के घराने हैं, वो क्या कर रहे हैं, पहले तो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, डीमार्ट और स्पिनैच और इस तरह के लेआउट्स अपने खोल रहे हैं। फिर उसमें जो अनाज देना है, उस अनाज को भी वो सीधे सीधे खेतों से पैदा करके लाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो खुद पैदा कर लेंगे तो जो चीज उन्हें 10 रुपए में मिलती है वो 2 रुपए में ही उपलब्ध होगी। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं, किसानों से कहते हैं कि आप अपनी जमीन पे खेती मत करो, आप सब अपनी जमीन हमें दे दो, हम खेती करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे और हम ही अनाज लेंगे। तुम अपनी जमीन का सालाना हमसे पैसा ले लो। भाई तुम कितने का पैदा कर लेते हो साल भर में, 1 बीघे जमीन में कितना पैदा कर लेते हो, कितना फायदा होता है, 5,000, 6,000, 10,000, उसमें भी तुम्हें नुकसान है कि होगा नहीं होगा, जानवर खा जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी, ये तमाम तरह के खतरे हैं। तो तुम मुझे खेत दे दो, मैं तुम्हें 10,000, 15,000 रुपए दूंगा और बदले में तुम्हें न बीज डालना है न खेती करना है, तुम आराम से घर बैठो, हम खेती करेंगे, हम ही अनाज लेंगे, तुम हर साल हमसे 15,000 रुपए ले लो। ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? इस तरह से आप उस किसान को जो कि उस जमीन का मालिक है, उसको मालिक से हटाकर आप उसकी उसी जमीन का मजदूर बना दोगे। वो जो कल तक अपनी जमीन का मालिक था वो अपनी ही जमीन का मजदूर हो जाएगा और एक निश्चित राशि तो उसे मिलेगी, लेकिन जो खेती करने का जो सुख है, अपनी चीजों को पैदा करना, उसमें हल चलाना, श्रम करना, उन सारे श्रमों से, उन सारी जो खेत से जुड़े होने का भाव होता है, उन सारी चीजों से आप उसे अलग कर दे रहे हो। और इस तरह का एक बड़ा संकट बड़ी पूंजी छोटे छोटे किसानों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर लेके आ रही है। और ये एक ऐसा संकट है जहां पे कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब किसान के पास कोई विकल्प ही नहीं। सरकार भी कहती है कि हाँ ठीक है, आप दे दो, आप क्यों खेती करना चाहते हो, जब आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है तो आप क्यों खेती करना चाहते हो। तो लाचार, हताश, निराश और मजबूर किसान किसी और विकल्प के साथ हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास की बहुत सारी जमीन मजबूर इस तरह के छोटे छोटे किसानों ने दे दी, तो वो अकेला अपने खेत में काम नहीं कर पाएगा। फिर उसे प्यार से या तो जबरदस्ती या तो धमका के उसकी जमीन ले ली जाएगी, ताकि छोटी छोटी जमीनों का एक बहुत बड़ा भूभाग बना के बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से वहां पे काम किया जा सके, उत्पादन किया जा सके। तो एक छोटे से किसान की ये हैसियत नहीं होगी कि वो बहुत बड़े पूंजीपति के साथ लड़ाई लड़ सके। तो एक तरह से उसे विकल्पहीनता के एक घेरे में ढकेल दिया जा रहा है और इसमें सरकार और पूंजीपतियों की एक मिली जुली साजिश साफ नजर आती है, जो न इस देश के हित में है, न किसानों के हित में है, न इस
देश की आत्मा के हित में है, क्योंकि खेती किसानी उससे जुड़ी हुई संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कहीं ना कहीं हम उन सब चीजों से तोड़ दिए जा रहे हैं, खंडित कर दिए जा रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ा संकट हमारे जीवन पे है, राष्ट्र के रूप में हमारे जीवन पे है, हमारी आत्मा पे है, हमारी प्रतिबद्धता पे है, हमारे संस्कारों पे है। पर पता नहीं ये चीज सरकार समझ पा रही है या कि नहीं, पूंजीपति समझ पा रहे हैं कि नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमें विकल्पहीन करने की स्थिति में लगे हुए हैं। उसी विकल्पहीनता के जो खतरे हैं, उन खतरों से राजेश जोशी इन कविता के माध्यम से हमें आगाह कर रहे हैं। आगे देखिए। नहीं नहीं, यह तो गलत वाक्य बोला मैंने, विकल्प ही विकल्प है तुम्हारे पास। अब व्यंग कर रहे हैं। अब राजेश जोशी क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं। वे वो भाषा बोलना चाह रहे हैं जिससे कि और ज्यादा गहरी चोट पड़े। व्यंग की धार से वो स्थितियों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खतरे और कितने बड़े होंगे वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, यह तो गलत वाक्य बोल गया मैं, विकल्प ही विकल्प है तुम्हारे पास। मसलन भाग सकते हो शहरों की ओर, मतलब तुम पलायन कर सकते हो। जहां तुम न किसान रहोगे न मजदूर। भाई जब तुम्हें खेती में काम ही नहीं करना है, तुम्हें एक एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, तो गांव में बैठ के क्या करोगे? तो फिर लोग ज्यादा माइग्रेट करेंगे शहरों की तरफ, और वहां पे वो किसान नहीं रहेंगे और न रहेंगे मजदूर। घरेलू नौकर बन सकते हो वहां, किसान भी नहीं रहोगे और मजदूर भी नहीं रहोगे, क्योंकि मजदूरी करना तो भूल चुके रहोगे, श्रम करना भूल चुके रहोगे। तो घरेलू नौकर बन सकते हो वहां। जैसे महान राजधानी में झारखंड के इलाकों से आई लाखों लड़कियां कर रही हैं झाड़ू बासन के काम। जैसे झारखंड में या राजधानी में, झारखंड से बहुत सारी लड़कियां दिल्ली राजधानी में आके झाड़ू बासन का, मतलब झाड़ू पोछे का काम, बर्तन का काम करती हैं। अपराध जगत के दरवाजों पर नो वैकेंसी का कोई बोर्ड कभी नहीं रहा। और इससे एक चीज ये भी होगा कि आपराधिक गतिविधियों में ये सारे लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आदमी जब निराश होता है, हताश होता है, तो वो सही गलत नहीं देखता, फिर वो अपराध की तरफ भी मुड़ सकता है। तो और अपराध की के ऑफिस में या अपराध के दरवाजे पे कभी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं रहता, वहां कभी भी कोई भी एंट्री मार सकता है। अब भी लामबंद ना होना चाहो, लड़ना न चाहो, अब भी तो एक सबसे बड़ा विकल्प खुला है। मतलब कि इतनी खराब परिस्थितियों के बावजूद अगर तुम लामबंद मतलब एक होना, अगर तुम एक होकर लड़ना नहीं चाहोगे तो भी एक विकल्प खुला है। मतलब जो विकल्प तुम्हारे पास बचा है इस विकल्पहीनता में, वो है आत्महत्या का। हम लोग देख रहे हैं हमारे विदर्भ के किसान, मराठवाड़ा के किसान और दूसरे भारत के हिस्सों के किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो क्या ये कोई विकल्प है? नहीं, ये विकल्प नहीं है, ये व्यंग है। दरअसल ये विकल्पहीनता की निराशा है। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है तो आप निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और ऐसे में किसान जो है आत्महत्या का रास्ता चुनता है। कि तुमसे पहले चुना है यह विकल्प तुम्हारे कई भाई बंधुओं ने, लेकिन इतना जान लो, सिर्फ मृत्यु सिर्फ मर गए आदमी के दुख और तकलीफें दूर करती हैं, लेकिन बचे हुओं की तकलीफों में हो जाता है थोड़ा इजाफा। और लेकिन कहते हैं कि ये समझ लो कि अगर इन तकलीफों से डर के, इन परिस्थितियों से डर के तुमने विकल्प के रूप में आत्महत्या को चुन भी लिया, तुमने आत्महत्या कर भी ली, तो इससे तुम्हारी तकलीफें तो जरूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम रहोगे ही नहीं। लेकिन तुम्हारे बाद, तुम्हारे पीछे जो परिवार रहेगा, जो पीढ़ी रहेगी, जो लोग रहेंगे, उनकी तकलीफों में थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जब तक तुम थे, तुम ही श्रम करने वाले थे, तुम ही उनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले थे। लेकिन जब तुम ही हताश और निराश होकर आत्महत्या का रास्ता चुन लोगे, तो इन लोगों की सुधि कौन लेगा? इन लोगों की सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा, और उनकी तकलीफों में थोड़ा और इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो उन्होंने व्यंग किया है कि एक और बड़ा विकल्प खुला है, दरअसल वो विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विकल्पहीनता की उस मानसिकता की बात कर रहे हैं, जहां पे बिना किसी विकल्प के हताश और निराश किसान
अंततः अपनी जीवन को समाप्त कर देना ही अंतिम विकल्प मानता है और वो आत्महत्या कर लेता है। इस तरह राजेश जोशी की ये कविता अपने समय में पूंजीपतियों द्वारा खेती किसानी को लेके जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट की ओर इशारा कर रही है और कहीं न कहीं ये सत्ता और पूंजीपतियों का जो गठजोड़ है, वो इस देश के लिए, इस देश की आत्मा के लिए कितना बड़ा संकट है, उसका दबे हुए स्वर में वे इशारा करते हैं। तो